नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं बबीता। केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। सरकार इस बजट को समावेशी और देश के भविष्य के निर्माण का बजट बता रही है। सरकार का मानना यह है कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभों यानी कि युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त करने वाला बजट है। इस स्पेशल रिपोर्ट में आज समझेंगे कि आखिर इस अंतरिम बजट में क्या कुछ खास है। लेकिन उससे पहले आपको वाराणसी ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत पर रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्ञानवापी के तहखाने में 30 साल बाद फिर से पूजा शुरू हो चुकी है। जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में बुधवार देर रात से पूजा अर्चना शुरू की गई है, जिस पर मुलायम सिंह यादव सरकार ने 1993 में रोक लगा दी थी। लाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवारों पर बने त्रिशूल समेत धार्मिक चिन्हों की भी पूजा की गई। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर A.K. विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण है। मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। और मैं तो यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो चीज खुल जाए। जल्द से जल्द। कोर्ट के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई है। शाम होते होते जिला अधिकारी S. राजलिंगम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे थे, जहां सारी व्यवस्थाओं को देखा गया। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। अधिकारियों ने रात 8 बजे ज्ञानवापी तहखाने की बाहर से ही जांच पड़ताल की। रात 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ कम होने के बाद 4 नंबर गेट से प्रशासन ने लोगों को प्रवेश बंद करा दिया। करीब 9:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच विश्वनाथ मंदिर की पूर्वी गेट से ट्रस्ट के कर्मचारियों को बुलाकर बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे में रात 10:30 बजे तक बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने अंदर पहुंचकर साफ सफाई की। ट्रस्ट की ओर से तहखाने में पूजा की सामग्री लाई गई और ट्रस्ट के 5 पुजारी बुलाए गए। फिर रात 11 बजे पूजा अर्चना की गई। दरअसल वाराणसी कोर्ट ने व्यवस्था खाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट के इस फैसले पर अब राजनीति भी होने लगी है। AIMIM नेता ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो
कितने 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार। मामले की तह में चलें तो 1993 तक ज्ञानवापी में देव के विग्रह में पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। दिसंबर 1993 में राज्य की मुलायम सिंह यादव सरकार के मौखिक आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाते हुए तहखाने को सील कर दिया गया। बाद में इसकी बैरिकेटिंग भी कर दी गई। व्यास जी यानी कि सोमनाथ व्यास ने अपने दो साथियों रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे के साथ मिलकर ज्ञानवापी परिसर में रकवा संख्या 9130, 1931 और 1932 के अधिकारी संबंधी याचिका डाली थी। इस याचिका में अर्जी नंबर 9130, 3132 को आदि विश्वेश्वर की संपत्ति बताया गया था। 1993 से तहखाना बंद रहा और कस्टोडियन के तौर पर वाराणसी के जिलाधिकारी के पास तहखाने की चाबी रखी गई। साल 2016 में सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ने वाराणसी कोर्ट में याचिका डालकर अपनी संपत्ति वापस मांगी थी। देखिए, ज्ञानवापी में तो अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी तो 8 बाकी हैं। और पहले भी पूजा लोग कर रहे थे हिंदू। बीच के कालखंडों में कैसा आया कि इस पे रोक लगी है, और जो दिया है कोर्ट ने वो कोई नई चीज नहीं दी है। लोगों ने कहा कि गिरिराज जी राम मंदिर हो गया, उसके बाद क्या हम कि राम मंदिर हो गया, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा, नरेंद्र मोदी, मैं तो उनको अब स्वामी कहता हूं कि वो एक ऐसा संत जो 11 दिन का यम कानून को मानते हुए जमीन पर सोते हुए राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और पूरे विश्व में अब राम अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। सबसे पहली बात तो हिंदू समाज जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास करता है, और यह जीत मुझे लगता है पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और 33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहां पर, और साक्ष्य को लेकर के जीत हुई है। ये सारी जीत इसलिए नहीं, ये सिर्फ हार जीत का विषय 2 समुदाय या 2 सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स में नहीं है। ये जीत इसलिए हुई है कि साक्ष्य वहां पर पहले से मौजूद थे, और अहोभाग्य हम सभी हिंदुओं का कि हमारे महादेव का पूजन अर्चन शुरू हो गया है वहां पर। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ न्यायालय को कि उन्होंने हिंदू पक्ष की जो बात है वो रखी, और सभी सनातनियों में इस चीज़ का बहुत ही मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज गया है। साथ ही में पूरे देश का और पूरे विश्व का फिर से जो उच्च कोटि की प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है यहाँ भारत की, उस पर फिर से मुझे लगता है गर्व महसूस हो रहा है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया था, क्योंकि अब व्यासजी तहखाने के कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हैं। ऐसे में विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, वो पूजा के लिए सबसे पहले तहखाने में पहुंचे और पूजा शुरू की। और अब तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा होगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।
और अब बात अंतरिम बजट की। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले नई सरकार के पूर्ण बजट आने तक का खर्च और आय का ब्यौरा पेश कर दिया है। इसमें कोई भी लुभावना ऐलान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई में जब उनकी सरकार बजट पेश करेगी तब किस वर्ग के लिए क्या कुछ करना है ये तब ही देखा जाएगा। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को ध्यान में रखा है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब का कल्याण देश का कल्याण, हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। लटका कर रखी थी।
आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ। जानिए अंतरिम बजट में क्या है, क्या बोली वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सबका साथ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से केंद्र सरकार के 2.34 लाख करोड़ रुपए बचे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि गलत जगह रुपए नहीं गए। पीएम स्वनिधि से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता प्रदान की गई है। इनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। वित्त मंत्री ने किसी नए टैक्स का या टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूँ। सरकार की ओर से न्यू टैक्स रिजीम के लिए टैक्स में छूट की सीमा को 7 लाख कर दिया गया था। इस बजट में इनकम टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं मिली। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। 9 करोड़ महिलाएं 83 लाख हेल्थ ग्रुप्स से जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़कर 2 करोड़ से 3 करोड़ किया गया है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से योजना लाई जाएगी। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। मत्स्य पालन के लिए मोदी सरकार ने अलग विभाग बनाया है। पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार मिलेंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लगातार गरीबों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को बनाने के करीब हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को और घर मिलेंगे। 1 करोड़ गरीबों के घरों में सोलर पैनल के जरिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली पहुंचाई जाएगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट्स पर उड़ानें शुरू करने की योजना है। देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी होकर 149 हो गई है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है
और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है, अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। विकसित भारत के लिए जो 4 पिलर रखा गया, किसान, युवा, गरीब और महिला, ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़, 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी एसएचजी ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरी तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। तो ये समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने एक विकसित भारत के संकल्प को साकारते हुए आज के बजट में आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमण को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम जो लगातार डिमांड कर रहे थे, और महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण होना ये मांग थी। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को। उन्होंने भी काफी समय से इस बारे में मीटिंग्स करी है और ये सम्मिलित होने के लिए तो आज इस बजट में वो भी शामिल हुआ है। जो हम प्रिवेंट कर पाएंगे भविष्य में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए ये प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन थ्रू। उसके अलावा माता बच्चों की देखभाल के लिए हम जो टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल है, यूविन से मॉनिटरिंग, उसको भी हमने इस बजट में लाके और स्ट्रेंथन किया है। आशा बहन, हमारी आशा बहनें, आंगनवाड़ी सेविका जो गांव-गांव में घर घर तक पहुंचती है, जिन्होंने कोविड के समय में बहुत ही अच्छा काम किया है, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना के लिए जोड़ना ये भी हमारी मांग थी। वो भी इस दृष्टि से आज पूरी हुई है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि उनको भी आज इस योजना से जोड़ा गया। और जहाँ पे मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ानी है या नए कॉलेज करने हैं तो उसके लिए भी इस बजट में कहा गया है कि वहाँ पे भी हम लोग कमेटी गठित करके उसके स्क्रीनिंग के लिए काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी। मोदी ने बजट को देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया। मोदी ने कहा कि यह 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। तो आज अंतरिम बजट पेश किया गया है, जहां सरकार ने ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों वर्गों को ध्यान में रखकर कई आम घोषणाएं की। इस बजट की खास बात यह थी कि इसमें सरकार ने कोई लोभ लुभावन घोषणाएं नहीं की, जिससे ये साफ हो गया कि आगामी चुनाव के लिए बीजेपी को किसी बजट के मौके की जरूरत नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।